नमस्ते विद्यार्थियों, लीगेसी लर्नर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 11वीं के एनसीईआरटी इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान के अध्यायों को विस्तार से समझना चाहते हैं। प्रत्येक वीडियो में हम एनसीईआरटी के विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझाते हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक और प्रभावशाली अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। इसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे यूरोपीय लोगों ने अमेरिका और अन्य क्षेत्रों की खोज की, स्वदेशी संस्कृतियों से मुलाकात की और इसके क्या परिणाम सामने आए। परिचय। संस्कृतियों का टकराव एक ऐसा अध्याय है जिसमें हम देखेंगे कि यूरोपीय और स्वदेशी यानी स्थानीय संस्कृतियां कैसे टकराईं और उन मुलाकातों के प्रभाव क्या रहे। यह अध्याय यूरोपीय खोजों और अमेरिका तथा अन्य नए महाद्वीपों पर उनके विजय के परिणामों के बारे में विस्तार से बताता है। 15वीं और 16वीं सदी का यूरोप, यह वह समय था जब यूरोप में बड़े बदलाव हो रहे थे। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी और सोना और मसालों जैसे नए संसाधनों की मांग थी। प्रत्येक देश अपने क्षेत्र और नियंत्रण को बढ़ाना चाहता था ताकि आर्थिक विकास को गति मिले। इस काल में राजनीतिक और धार्मिक प्रेरणाएं भी प्रबल थीं। यूरोपीय राष्ट्र अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे और नए महाद्वीपों में ईसाई धर्म फैलाना चाहते थे। इन खोजों को समर्थन देने के लिए नई तकनीकों और तकनीकों का विकास हुआ, जैसे दिशा सूचक यंत्र, जिसने दिशा के बारे में सटीक मार्गदर्शन प्रदान किया। तारा यंत्र एक ऐसी युक्ति थी जो खगोलीय पिंडों की स्थिति को मापने में मदद करती थी, जिससे नाविकों को उनकी स्थिति का सटीक अंदाज़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जहाज़ों के डिज़ाइन में सुधार हुआ, जैसे कैरवेल, जो तेज़ और हल्के थे और लंबी दूरी तय करने में सक्षम थे। इस समय स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश खोज में अग्रणी थे। स्पेन का मुख्य उद्देश्य संसाधन और सोना प्राप्त करना और प्रत्यक्ष मार्ग स्थापित करना था, जबकि पुर्तगाल का ध्यान एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाने पर था। इंग्लैंड और फ्रांस भी इस खोज दौड़ में थोड़ा बाद में शामिल हुए। द अमेरिका। यूरोपीय लोगों के आने से पहले अमेरिका में पहले से ही अत्यधिक उन्नत सभ्यताएं मौजूद थीं, जिन्हें प्री कोलंबियाई सभ्यताएं कहा जाता है, क्योंकि ये कोलंबस द्वारा खोजे जाने से पहले अस्तित्व में थीं। इनमें से सबसे प्रमुख सभ्यताएं थीं एज़टेक, माया और इनका। इन सभ्यताओं के पास सुस्थापित और उन्नत सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं, धार्मिक प्रथाएं और आर्थिक तंत्र थे। एज़टेक सभ्यता मुख्य रूप से मेक्सिको में स्थित थी, जिसकी राजधानी तेनोच्तितलान थी। तेनोच्तितलान अब मेक्सिको सिटी है, जो एक झील के बीच में स्थित थी, जिसे एज़टेकों ने कृत्रिम रूप से विस्तारित किया था। एज़टेक सभ्यता एक रंगभेदी तंत्र पर आधारित थी, जिसमें सम्राट सर्वोच्च स्थान पर था और वह राजनीतिक और धार्मिक दोनों का प्रमुख था। एज़टेक कई देवताओं में विश्वास करते थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मानव बलि चढ़ाते थे, जो उनकी धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा था। उनका मानना था कि बलियां देवताओं को प्रसन्न रखती थीं और विश्व में संतुलन बनाए रखती थीं। एज़टेक का आर्थिक तंत्र कृषि और व्यापार पर आधारित था। उनकी मुख्य फसलें थीं मक्का, सेम और कद्दू, और उनके पास एक सुविकसित वस्तु विनिमय तंत्र था। माया सभ्यता मध्य अमेरिका के घने जंगलों में विकसित हुई। यह सभ्यता कई नगर राज्यों में बंटी थी, जिसमें प्रत्येक नगर राज्य का अपना नेता होता था जो स्वतंत्र रूप से शासन करता था। मायाओं ने एक अनूठा चित्रात्मक और प्रतीक आधारित लेखन तंत्र विकसित किया जो आज भी प्रशंसनीय है। इस लेखन का उपयोग मुख्य रूप से उनके ऐतिहासिक अभिलेखों और धार्मिक ग्रंथों में होता था। मायाओं की खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी और उन्होंने एक जटिल पंचांग बनाया जो 365 दिन के सौर वर्ष का अनुसरण करता था। मायाओं ने अपने नगर राज्यों में भव्य मंदिर और पिरामिड बनाए, जो उनकी वास्तुशिल्प कौशल और धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। उनके मंदिर कई परतों में बनाए गए थे ताकि उनके देवताओं और अनुष्ठानों का सम्मान किया जाए। इनका सभ्यता दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में स्थित थी, जिसकी राजधानी कुज्को थी। इनकाओं ने अपने पर्वतीय पर्यावरण में कृषि को समर्थन देने के लिए सीढ़ीदार खेती और सिंचाई तंत्र विकसित किए। इनका अपनी इंजीनियरिंग और पत्थर काटने की कला के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने माचू पिच्चू बनाया, जो एक उच्च ऊंचाई वाला बस्ती थी जो पर्वत की चोटी पर स्थित थी। यहाँ की संरचनाएं इतनी मजबूत हैं कि वे आज भी समय और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही हैं। इनका का आर्थिक तंत्र केंद्रीकृत और सुसंगठित था। प्रत्येक समुदाय को ऐसे कार्य सौंपे जाते थे जो समूह के लाभ के लिए थे। इनकाओं का सामाजिक रंग भेद भी सख्त था, जिसमें शासक वर्ग सबसे ऊपर था और निम्न वर्ग उनके नीचे थे। यूरोपीय यात्राएं। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय देशों ने अपनी खोज यात्राएं शुरू कीं।
खोज के माध्यम से वे नए व्यापार मार्ग और संसाधन खोजना चाहते थे ताकि यूरोपीय बाजारों की मांग को पूरा कर सकें। व्यापार मार्गों और संसाधनों पर नियंत्रण की यह दौड़ प्रत्येक देश को अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती थी। आर्थिक रूप से यूरोपीय लोगों को छोटे और आसान व्यापार मार्गों की ज़रूरत थी। रेशम मार्ग जैसे पारंपरिक मार्ग व्यापार को धीमा और जोखिम भरा बनाते थे। एशिया से मसाले, सोना और रेशम जैसे संसाधन यूरोप में बहुत मूल्यवान थे, इसलिए वे प्रत्यक्ष मार्ग खोजने लगे ताकि समय और लागत की बचत हो सके। देशों ने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी खोज शुरू की। उदाहरण के लिए स्पेन और पुर्तगाल अपनी सत्ता और प्रभाव बढ़ाना चाहते थे और अपने अपने राजा और रानी का प्रभाव नए क्षेत्रों में स्थापित करना चाहते थे। ईसाई धर्म का प्रसार भी एक महत्वपूर्ण कारक था। मिशनरी और धार्मिक प्राधिकारी इन खोजों में शामिल थे ताकि स्वदेशी लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करें और उनके बीच अपने धार्मिक विश्वास स्थापित करें। क्रिस्टोफर कोलंबस ने शुरू में भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने की योजना बनाई। 1492 में स्पेन के समर्थन से उन्होंने अटलांटिक महासागर पार किया और गलती से अमेरिका की खोज की। उन्हें शुरू में लगा कि वे भारत में हैं, इसीलिए उन्होंने इन भूमियों को पश्चिमी इंडीज़ कहा। वास्को दा गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे जिन्होंने अफ्रीकी तट के चारों ओर यात्रा करके भारत के लिए प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग खोजा। उनके मार्ग ने पुर्तगाल को एशियाई मसाला व्यापार में प्रवेश दिलाया, जिससे पुर्तगाली अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। फर्डिनेंड मैगलन की यात्रा विश्व की पहली परिक्रमा के रूप में जानी गई, जिसने साबित किया कि पृथ्वी गोल है। मैगलन की यात्रा ने वैश्विक नक्शा निर्माण और भौगोलिक समझ को परिष्कृत करने में मदद की। दिशा सूचक यंत्र और तारायंत्र जैसे उपकरणों ने यूरोपीय नाविकों को नौवहन में मदद की। दिशा सूचक यंत्र ने दिशा का पता लगाना संभव बनाया, जबकि तारायंत्र ने खगोलीय पिंडों का उपयोग करके स्थान ढूंढना आसान बनाया। कैरवेल एक नया जहाज़ डिज़ाइन था जो तेज़ और चुस्त था। ये जहाज़ लंबी दूरी तय कर सकते थे और गहरे समुद्रों की धाराओं और हवाओं को संभाल सकते थे। अमेरिका में स्पेन की विजय। हर्नान कोर्टेस एक स्पेनिश विजेता थे जिन्होंने 1519 में एज़टेक साम्राज्य की विजय शुरू की। उन्होंने कुछ स्थानीय जनजातियों के साथ गठबंधन किया जो एज़टेक के खिलाफ थे, जिससे उनकी विजय आसान हो गई। एज़टेक साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से गठबंधनों और बीमारियों के कारण हुआ। यूरोपीय लोगों द्वारा लाई गई बीमारियां जैसे चेचक ने एज़टेक आबादी को कमज़ोर किया, जबकि स्थानीय जनजातियों का समर्थन कोर्टेस को ताकत प्रदान करता था, जिसके परिणामस्वरूप एज़टेक पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। विजय के परिणाम। जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे तो वे अपने साथ ऐसी बीमारियां लाए जो स्वदेशी लोगों के लिए पूरी तरह नई थीं। चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां स्वदेशी आबादी में फैलने लगीं। इन बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरक्षा न होने के कारण कई स्वदेशी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। बीमारियों के अलावा युद्ध ने भी भारी विनाश किया। यूरोपीय लोगों ने अपनी उन्नत हथियारों जैसे बंदूकें और धातु के कवच का उपयोग करके स्वदेशी योद्धाओं और सेनाओं को परास्त किया। उनकी पारंपरिक हथियार और युद्ध कौशल यूरोपीय तकनीक की तुलना में कमज़ोर थे। इसके परिणाम स्वरूप कई स्वदेशी सभ्यताएं लगभग लुप्त हो गईं और उनकी आबादी में भारी कमी आई। अनुमान है कि विजय के दौरान अमेरिका की स्वदेशी आबादी 90% तक कम हो गई। विजय के बाद अमेरिका में मौजूद स्वदेशी आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं बदल गईं। पहले स्थानीय और पारंपरिक आर्थिक तंत्र प्रचलित थे जो आत्मनिर्भर और समुदाय आधारित थे, लेकिन जब यूरोपीय लोगों ने नियंत्रण लिया तो उन्होंने इन तंत्रों को यूरोपीय अर्थव्यवस्था के अनुसार बदल दिया। सामाजिक संरचनाओं में भी बड़े बदलाव आए। स्वदेशी लोग जो पहले अपने समाज में सम्मानित और शक्तिशाली थे, यूरोपीय नियंत्रण में निचले स्तर पर ढकेल दिए गए। यूरोपीय लोगों ने अमेरिका में अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं लागू की, जिससे स्वदेशी लोग निम्न वर्गों में रखे गए। स्पेनिश शासकों ने एक तंत्र शुरू किया जिसे एनकोमिएंडा तंत्र कहा गया। इस तंत्र के तहत स्पेनिश विजेताओं को विशिष्ट भूमि और वहां रहने वाले स्वदेशी लोगों पर नियंत्रण दिया गया। स्पेनिश जमींदारों ने इन स्वदेशी लोगों को खनन और खेती में जबरन श्रम करने के लिए मजबूर किया। यह तंत्र स्पेनिश शासकों के लिए बहुत लाभकारी था क्योंकि वे संसाधन प्राप्त करते थे और स्वदेशी लोगों का शोषण करते थे। यूरोपीय लोगों ने स्वदेशी लोगों पर अपनी सांस्कृतिक प्रथाएं और धार्मिक विश्वास थोपे। ईसाई धर्म ने इस प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों ने स्वदेशी लोगों को अपनी धर्म स्वीकार करने और उनके स्थानीय विश्वासों और देवताओं को छोड़ने के लिए मजबूर किया। यूरोपीय लोगों ने भाषा और रीति रिवाजों को भी बदला और स्वदेशी परंपराओं को यूरोपीय परंपराओं से बदल दिया।
औपनिवेशिक समाज और अर्थव्यवस्था। जब यूरोपीय लोग अमेरिका को सफलतापूर्वक जीतने में सफल हुए तो उन्होंने अपनी उपनिवेश स्थापित किए। प्रत्येक उपनिवेश में एक उचित प्रशासनिक तंत्र था जो वायसराय और अधिकारियों के माध्यम से संचालित होता था। इन अधिकारियों की मुख्य भूमिका स्वदेशी आबादी को नियंत्रित करना और यूरोप के लिए संसाधन निकालना थी। उपनिवेशों के माध्यम से स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका और एशिया में अपनी स्थायी उपस्थिति स्थापित की और अपना शासन थोपा। आर्थिक शोषण मुख्य रूप से खनन और बागानों के इर्द गिर्द घूमता था। स्पेनिश और पुर्तगाली शासकों ने उपनिवेशों में सोने और चांदी के खानों की स्थापना की जो जबरन श्रम के माध्यम से संचालित होती थीं। बागान तंत्र में चीनी और तंबाकू जैसी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती शामिल थी जो यूरोपीय बाजारों में उच्च मांग में थीं। स्वदेशी लोग और अफ्रीकी दास इन बागानों में कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किए गए। औपनिवेशिक समाज यूरोपीय लोगों, स्वदेशी लोगों और अफ्रीकी दासों के बीच परस्पर क्रिया और संबंधों के कारण मिश्रित नस्ल का समाज बनने लगा। इससे एक विविध बहुनस्लीय समाज विकसित हुआ जिसमें त्वचा के रंग और वंश के आधार पर सामाजिक रंग भेद था। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ जिसमें यूरोपीय लोग स्वदेशी रीति रिवाजों और परंपराओं को बदलते थे और अपनी संस्कृति थोपते थे। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान में स्वदेशी धार्मिक और पारंपरिक प्रथाएं यूरोपीय मानदंडों के साथ मिश्रित हुईं जिससे एक मिश्रित संस्कृति बनी जो दोनों प्रभावों को दर्शाती थी। प्रतिरोध और समायोजन। स्वदेशी लोग यूरोपीय शासन के खिलाफ प्रतिरोध करते रहे। कई जगह स्थानीय नेताओं और जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने के लिए यूरोपीय लोगों के खिलाफ विद्रोह और बगावत की। विद्रोह और बगावत जैसे घटनाएं स्वदेशी प्रतिरोध का हिस्सा थीं जिनमें स्वदेशी योद्धाओं और नेताओं ने यूरोपीय लोगों के खिलाफ स्थानीय क्षेत्रों में लड़ाई की, लेकिन उनका प्रतिरोध लंबे समय तक सफल नहीं हो पाया क्योंकि यूरोपीय लोगों के पास उन्नत हथियार और रोगों के प्रभाव थे। कई स्वदेशी लोगों ने यूरोपीय संस्कृति और प्रथाओं को भी स्वीकार किया और अपनी परंपराओं के साथ एकीकृत किया। इस अनुकूलन और एकीकरण की प्रक्रिया में स्वदेशी और यूरोपीय प्रथाओं को मिलाने का एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। स्वदेशी परंपराओं और यूरोपीय प्रथाओं का मिश्रण एक संकर संस्कृति का निर्माण करता है जो आज भी अमेरिका में दिखाई देता है। मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था। धार्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया में स्वदेशी लोगों के स्थानीय देवताओं और विश्वासों को ईसाई विश्वासों के साथ प्रतिस्थापित किया गया। कई जगह मिशनरी स्वदेशी लोगों के साथ गठबंधन भी बनाते थे और उन्हें ईसाई शिक्षाओं और मूल्यों में शिक्षित करने की कोशिश करते थे। कोलंबियाई आदान प्रदान। कोलंबियाई आदान प्रदान का अर्थ है पुरानी दुनिया, यानी यूरोप, अफ्रीका, एशिया और नई दुनिया, यानी अमेरिका के बीच नई फसलों, पशुओं और सामानों का आदान प्रदान। कोलंबस के समुद्री यात्राओं के बाद यह आदान प्रदान बड़े पैमाने पर होने लगा। इस आदान प्रदान से अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, एशिया के समाजों में बदलाव आने लगे और वैश्विक स्तर पर एक परस्पर जुड़ा तंत्र विकसित होने लगा। इस कोलंबियाई आदान प्रदान के माध्यम से कई नई फसलें और पशु महाद्वीपों में आए जिससे उनका कृषि और आहार प्रभावित हुआ। नई फसलें। नई दुनिया से फसलें जैसे आलू, मक्का और टमाटर यूरोप और एशिया में आए जो आहार और पोषण को बदलने में बहुत लाभकारी रहे। नए पशु। पुरानी दुनिया से पशु जैसे घोड़े और मवेशी अमेरिका में आए जो स्वदेशी कृषि और परिवहन में बहुत उपयोगी हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं भी कोलंबियाई आदान प्रदान से बढ़ावा पाईं और विभिन्न क्षेत्रों में नए संसाधनों और भोजन तक पहुंच मिली। सकारात्मक प्रभाव। इस आदान प्रदान से पोषण और भोजन की विविधता में सुधार हुआ जो जनसंख्या की स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक था। नकारात्मक प्रभाव। रोगों का आदान प्रदान भी हुआ जो स्वदेशी जनसंख्या के लिए विनाशकारी था और अमेरिका में स्थानीय जनसंख्या बहुत हद तक कम हो गई। दास व्यापार। अटलांटिक दास व्यापार एक ऐसा व्यापार मार्ग था जो अफ्रीकी दासों को अटलांटिक महासागर के पार अमेरिका ले जाता था और इन्हें मुख्य रूप से बागानों और खनन में जबरन श्रम के लिए उपयोग किया जाता था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाओं को अफ्रीकी दासों के श्रम से बहुत लाभ होता था और वे बागानों और खदानों में प्रमुख श्रम शक्ति बन गए थे। मध्य मार्ग। मध्य मार्ग वह यात्रा थी जो दासों को जहाज़ों में अफ्रीका से अमेरिका ले जाती थी। इस यात्रा में उन्हें खराब स्वच्छता और भीड़ भाड़ वाली परिस्थितियों में रखा जाता था और यह यात्रा बहुत अमानवीय थी। दासों का जीवन। अमेरिका में गुलाम अफ्रीकियों को बागानों और खनन में काम करना पड़ता था और उन्हें अत्यधिक दंड और कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। अफ्रीकी समाजों पर दास व्यापार का दीर्घकालिक प्रभाव यह हुआ कि उनकी जनसंख्या
और सामाजिक संरचना बाधित हो गई। इसका परिणाम यह था कि अफ्रीकी संस्कृति और संगीत अमेरिका में प्रभाव डालने लगे और आज भी अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रथाएं कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देती हैं। संस्कृतियों का टकराव और तुलना। यूरोपीय और स्वदेशी लोगों के बीच सांस्कृतिक टकराव ने दोनों पक्षों के धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों को चुनौती दी। कई जगहों पर संस्कृतियों के टकराव से झगड़े और संघर्ष हुए, लेकिन कुछ मामलों में मिश्रण भी देखने को मिला। धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें यूरोपीय और स्वदेशी लोगों ने एक दूसरे के कुछ रीति रिवाजों और प्रथाओं को अपनाया। ये आदान प्रदान आज के वैश्विक संस्कृति में भी परिलक्षित होते हैं। ये टकराव और आदान प्रदान लंबे समय में आधुनिक वैश्विक समाज को आकार देने में बड़ा योगदान देता रहा। संस्कृतियों के टकराव का सारांश। यूरोपीय खोज मुख्य रूप से 15वीं और 16वीं सदी में शुरू हुई थी। खोजों का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना, जैसे सोना, मसाले इत्यादि, अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना और ईसाई धर्म को फैलाना था। यूरोपियों के अमेरिका पहुंचने से पहले वहां पहले से ही एज़टेक, माया और इनका जैसी उन्नत सभ्यताएं थीं जो प्री कोलंबियन सभ्यताएं कहलाती हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में स्पेन के समर्थन से अटलांटिक पार करके गलती से अमेरिका की खोज की। वास्को दा गामा 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता था, जिसे अफ्रीका के रास्ते भारत का समुद्री मार्ग मिला। कॉर्टेस ने एज़टेक को हराने के लिए कुछ स्थानीय स्वदेशी जनजातियों के साथ गठबंधन बनाए और चेचक और उन्नत हथियारों का उपयोग किया। चेचक और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां स्वदेशी लोगों में फैलीं और जनसंख्या में कमी आई। एनाकोमिएंडा तंत्र शुरू किया गया, जो एक जबरन श्रम तंत्र था। खनन और बागानों के इर्द गिर्द आधारित थी, जिसमें स्वदेशी और अफ्रीकी दासों से जबरन श्रम करवाया गया। स्वदेशी लोग यूरोपीय शासन के खिलाफ विद्रोह और बगावतों के माध्यम से प्रतिरोध करते रहे। कोलंबियन आदान प्रदान के माध्यम से पुरानी दुनिया यानी यूरोप, अफ्रीका, एशिया और नई दुनिया यानी अमेरिका के बीच नए पौधे, पशु और सामान का आदान प्रदान हुआ। अटलांटिक दास व्यापार का उदय हुआ, जिसमें अफ्रीकी दासों को अमेरिका लाया गया और उन्हें बागानों और खनन में जबरन श्रम के लिए उपयोग किया गया। यूरोपीय और स्वदेशी लोगों के बीच सांस्कृतिक टकराव और मिश्रण हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के विचार और धार्मिक विश्वासों का आदान प्रदान हुआ। तो ये था हमारा आज का अध्याय, संस्कृतियों का टकराव। इसमें हमने देखा कि कैसे यूरोपीय खोजों और विजयों ने दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों पर क्या प्रभाव डाला और कैसे स्वदेशी लोगों का जीवन और समाज बदल गया। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा और आपको नए अवधारणाएं स्पष्ट हुईं, तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। लिगेसी लर्नर्स पर हम आपके लिए NSERT के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से सरल शब्दों में लाते हैं, ताकि आपका सीखने का अनुभव आसान और आनंददायक हो। मिलते हैं अगले अध्याय में। सीखते रहें, बढ़ते रहें।